अभ्यास ही नहीं किया। अंग्रेजी जो लोग सीखते हैं, जो लोग अंग्रेजी सीखने की बात करते हैं, अंग्रेजी हमें लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने सीखा है, सबके टीचर ने अंग्रेजी पढ़ाया है, लेकिन वो अभ्यास छोड़ दिए। तो आज परिणाम क्या हुआ कि हम न ठीक से हिंदी बोल पा रहे हैं, न ठीक से अंग्रेजी ही बोल पा रहे हैं। तो इसलिए अभ्यास बहुज करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। लोग जब मैं इंक्लूसिव में पढ़ाया तो मैंने बताया था IQ, वहाँ पे जो लोग, जिन बच्चों अधिगम असमर्थी विद्यार्थी हैं, अगर वो भी केवल अभ्यास के द्वारा एक कार्य में पारंगत हो जाते हैं और वो जिस काम में पारंगत हो जाते हैं तो उससे उनकी जीविकोपार्जन बहुत आराम से चलती है। तो इस प्रकार की बातों, तो गांधी जी ने श्रम के द्वारा सिखाए जाने पर महत्व, कि जो भी काम करें हम श्रम से करें। और प्रधानमंत्री जी का ये नारा भी था, सत्यमेव जयते नारा था, इन्होंने श्रमेव जयते, माने जय उसी की होगी जो श्रम करेगा। अच्छा, जरा विद्यार्थियों के रूप में सर श्रम का क्या महत्व है? जो विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ते हैं, ये मैं समाज को देख रहा हूँ, विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, तो मुझे ये बोलने से मैं रहा नहीं जा रहा है। और गांधी जी के पूरी सिद्धांत ही इसी पे है। आप गांधी जी के, मैंने बोला था कि आप लोग सत्य के प्रयोग और उनकी आत्मकथा आप लोग पढ़ें तो ये सारी बातें मिलेंगी। पूरे साल विद्यार्थी घर में बैठ कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे विद्यार्थी साल भर बैठे हुए हैं। एग्जाम के दिनों में एक बालक का कहा कि सर हम रात के 2-2 बजे तक पढ़े थे। पढ़ना कब स्टार्ट किए? आपने 12 बजे तक पढ़ा, पढ़ना कब बैठे? 11:30 बजे। अरे क्या मतलब है, आधे घंटे तो आपने पढ़ा। पूरी रात, हम तो पूरी रात पढ़े। अरे पूरी रात पढ़े, एक रात पढ़े ना। अगर आपने रोज, जिस दिन आपने नाम लिखवा दिया, रोज आप 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा आपने अगर अपने विषयों पर श्रम किया होता, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ आपने अपने विषय पर 2 घंटे, आपके जितने 6, 7, 8 पेपर हो गए, आधे घंटे ही आप सारे पेपर को पढ़े होते, और मात्र 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे अगर आपने पढ़ा होता, तो आपको दुनिया की किसी भी परीक्षाओं से आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। रोज आपने अगर एक पेज की फाइल बनाई होती, तो आज हम लोगों के आप लोगों ने फाइल जमा कर दी होती। फिर प्रैक्टिकल के दिनों में भाग दो, फिर परीक्षा के दिनों में भाग दो, फिर अपने परेशान तो हुए, अपनी गलतियों से घर वाले को भी परेशान करते हैं, उनके संपर्क में रहने वाले सभी लोग। क्यों? क्योंकि परेशान मन और परेशान आत्मा सबको परेशान करता है। इसलिए इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए गांधी जी के विचारों से कि हम भी अपने कार्यों को श्रम के साथ करें। गांधी जी की जो अगला विचार है, अगला जो पॉइंट है, नोट कर लीजिए। वातावरण एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार शिक्षा। वातावरण एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार शिक्षा, इसी को मैं बोलता हूं भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन। वातावरण और सामाजिक स्थिति, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है, हमारे देश में भाषाएं एक समान नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, रहन सहन एक समान नहीं है। हर जगह की अलग अलग जरूरतें होती हैं। हमारे यहाँ हर धर्मों के लोग, हर उनके पर्व होते हैं, बहुत से पर्व होते हैं, स्थानीय जरूरतें बदल जाती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जरूरतें होती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, या हम इस प्रकार से भी अपने को ट्रेंड करें, या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो स्थानीय वातावरण के अनुकूल। अब कश्मीर की शिक्षा और पूर्वोत्तर भारत, अब मध्य भारत में जो है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी भारत में नहीं है। अब दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन वहाँ के बदल जाते हैं। और जो लोग उत्तर में हैं, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, हिमाचल प्रदेश में, जो पहाड़ी इलाका में, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ की इस खान पान, रहन सहन, वहाँ की शिक्षा दूसरे प्रकार, घरों के बनावट दूसरे प्रकार से होंगे। तो जो हमारी शिक्षा हो, लोग कहते हैं शिक्षा को एक समान कर दिया जाए। जरा
कहने वालों में ये विचार, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को पूरी हमारे देश की सभी परिस्थितियों को जानना होगा। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान नहीं है। कहीं बाढ़ ही बाढ़ है, कहीं सूखा ही सूखा है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं बंजर है, कहीं अलग तरीके से है, कहीं अन्न खूब उपजता है, कहीं अन्न ही नहीं होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं और कुछ दूसरे प्रकार के चीज उत्पन्न होते हैं। तो पारस्परिक निर्भरता को भी समझना पड़ेगा और वातावरण हमारी क्या जरूरतें हैं, तो वहाँ की जरूरतें के हिसाब से भी अगर शिक्षा दी जाए और इसे व्यवस्था की जाए तो शिक्षा स्वावलंबी होगी और रोजगारोन्मुख होगी। अगला है पाठ्यक्रम में नियोजन का आधार समन्वय एवं संगठन। पाठ्यक्रम में नियोजन का आधार समन्वय एवं संगठन। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी है समन्वय की। आप लोग इसको बोलते हैं कोरिलेशन। आप लोग पढ़ते हैं ना पाठ्यक्रम निर्माण वाले में जो पोर्शन अभी आपको रामजी सर पढ़ा रहे होंगे, आपको वहां पे पढ़ा रहे होंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में, वहां पे कोरिलेशन आता होगा। तो कोरिलेशन में वहां पे आप लोग पढ़ते होंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है समन्वय की। गणित का लिटरेचर से कोई संबंध नहीं, लिटरेचर का साइंस से कोई संबंध नहीं, साइंस का कॉमर्स से कोई संबंध नहीं। इसका तो हमारे जो विषय जो ऐसे हों वो एक दूसरे से संबंधित। और गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, उसमें उन्होंने उसी बात को तो बात बताई थी कि अगर विद्यार्थियों को ऋतुओं का ज्ञान कराना है, अगर विद्यार्थी गेहूं की अगर हम गेहूं की उसको बुआई सिखा रहे हैं, खेत में ले जाकर खेत की तैयार निर्माण, खेतों की जुताई, खेतों की निराई गुड़ाई, फिर बीज डालना, फिर बीज का अंकुरण, सारी बातें फिर किस ऋतु में होती है, तो वहीं पर विद्यार्थी उसको सब दे भौगोलिक आर्थिक, क्योंकि उसको तैयार होगा तो बेचना भी तो है, कितनी मात्रा में क्या क्या डालना है, तो वहां पे उसको सभी चीजों का ज्ञान हो रहा है। इसलिए गांधी जी ने एक विषय को दूसरे विषय से कहा कि वो अलग है ही नहीं। अब हमें ऋतुओं का ज्ञान वहां पे भी विद्यार्थी हो रहा है बालक को कि किस ऋतु में इसकी फसल, ये रबी का है, ये खरीफ का है, तो किस फसल में ऋतु में इसकी हो रही है, इसको कितना पानी चाहिए, फिर उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग वहां भी हो रहा है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने सभी विषयों को एक दूसरे से आपस में सहसंबंधित को माना और इसने इस पर बल दिया कि विषयों को इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसमें संगठन भी हो और कोरिलेशन हो, संबंध हो एक दूसरे में। तो इस पे गांधी जी ने काफी ज्यादा महत्व दिया था। और अगला है सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण स्थान। सबसे और ये लास्ट पॉइंट भी है सामाजिक सेवा का। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विद्यार्थी समाज से ही आता है और समाज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही विद्यालय स्थापित करती है। तो उन जब विद्यार्थियों से पढ़े हुए विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो फिर समाज में ही वो जाएंगे और समाज की जरूरतों के अनुकूल अगर विद्यार्थी नहीं हुआ तो फिर समाज क्या होगा? बिखरेगा ना। तो जब विद्यार्थी समाज से आता है और समाज अपनी जरूरतों को, अपनी दूरगामी भविष्यों को सुरक्षित रखने के लिए नई नई ज्ञान का, नए नए विज्ञान का, नए नए कौशलों का संचरण करने के लिए विद्यालय की स्थापना करते हैं। और उन विद्यालयों का यह दायित्व हो कि वह विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार करे कि विद्यार्थी सामाजिक हों। फिर समाज में जाकर समाज से अलग थलग हो जाए तो ना उसका भी अस्तित्व नहीं और समाज फिर पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए शिक्षा का समाज से बहुत ज्यादा संबंध होना चाहिए। आप लोग जेंडर वाले पेपर में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार में आप लोग वहां पे पाठ था, वहां पे आप लोग पढ़े होंगे कि समाज किस प्रकार एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो इस प्रकार गांधी जी के जो प्रयोगवादी जो विचार है, मैंने इस पे काफी विस्तार से मैंने अपने विचार को दिया। अब गांधी जी पे मैं तो एक हरिजन बंधु में जो उनका जो वो छपा था, जो उनके विचार थे, मैं आपको उसको
आप लोग उसको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको लिखिएगा, याद कीजिएगा। वो काफ़ी थोड़ी लंबी है लेकिन जानने योग्य बातें हैं। यदि बचपन से, यदि बाल्यकाल से, यदि बचपन से विद्यार्थियों के हृदय की प्रवृत्तियों को योग्य दिशा मिले, उन्हें खेती, उन्हें चरखा आदि उपयोगी कामों में लगाया जाए और जिस उद्योग से उसका शरीर कसे और उद्योग के फायदे और उसके काम आने वाले औजारों की बनावट की जानकारी उन्हें कराई जाए तो बुद्धि अपने आप बढ़ेगी और उसकी जांच भी रोज होती रहेगी। ऐसा करते हुए गणित शास्त्र और दूसरे शास्त्रों के जितने ज्ञान की जरूरत है वह दिया जाता रहेगा और विनोदार्थ मन मनोरंजन के निमित्त और विनोदार्थ साहित्य आदि विषय की जानकारी भी कराई जाती रहेगी। इन तीनों चीजों का समतोल कायम हो जाए और शरीर का विकास हुए बिना न रहे। मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय और आत्मा नहीं, तीनों के एक से विकास से मनुष्य को मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इसी को सच्चा अर्थशास्त्र कहा जाता है। इस तरह यदि तीनों का विकास एक साथ हो तो हमारी उलझी हुई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। गांधी जी के अगर इन विचारों को हरिजन में जो प्रकाशित किए, गांधी जी की ये बात लाइन थी, मैंने आपको बताया। अगर पूरे निचोड़ के रूप में आप इस बात को देखें तो आप लोग यही बात पाएंगे। और इस सेम यही बात अब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने विद्यार्थियों से पूछा था और तेजस्वी मन, इग्नाइटेड माइंड, वहीं पर पुस्तक जो लेखन की और समर्पित किया उसी बच्चे को। और वहां पर उन्होंने प्रश्न पूछा था, शायद आप लोगों में से किसी लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का उस किताब की स्टार्टिंग लाइन ही यहीं से स्टार्ट होती है कि मैंने प्रश्न पूछा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है या व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो एक विद्यार्थी जो कक्षा 7वीं का था उसने कहा था, इस देश की गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी ही अपराध की जड़ है, गरीबी ही अज्ञानता की जड़ है, गरीबी ही कुपोषण की जड़ है, गरीबी ही बीमारियों की जड़ है, गरीबी ही मनुष्य को नीचे गिराती है, गरीबी ही व्यक्ति को गलत कृत्यों के तरफ प्रवृत्ति करती है। तो इसलिए गरीबी सबसे अभिशाप है। और गरीबी मिटेगी कैसे? श्रम से। श्रम किस दिशा में हो? श्रम एक दिशा में हो, सही दिशा में हो, कौशल से युक्त दिशा में हो, ऐसी दिशा में हो जिससे कम एक हुनरमंद बन जाए, हमारे अंदर इतना कौशल हो जाए कि हमारे वो जिससे कि हम उससे रोजगार पा सके वो। और वहीं पे गांधी जी इस बात बल देते हैं कि वो हमारी स्थानीय जरूरतें के अनुसार हो। मनुष्य को सबसे एक एग्जाम्पल के रूप में तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। अगर आज के दौर की बात करें हम 2020 में, अगर व्यक्ति सिलाई केवल सीख जाए, अगर सिलाई, तो मुझे नहीं लगता कि वह व्यक्ति भूखों मर सकता है। आजकल एक एक कपड़ों की सिलाई हजार रुपए, 500 रुपए मिलते हैं। एमए और बीएड किया हुआ व्यक्ति की जरा तुलना भी कर लीजिए। और जरा यहां से भी तो गांधी जी का जो मूल तत्व था, मैं बार बार इसी पे देता हूं कि गांधी जी का जो मूल था वह था श्रम के प्रति मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाए और बालक किसी कौशल से
बालक किसी हुनर से वो, या बालक किसी एक कुशलता में दक्षता प्राप्त कर ले, तो वह निश्चित रूप से स्वावलंबी हो जाएगा। और स्वावलंबन ही व्यक्ति की, समाज की और राष्ट्र की उत्थान है। और स्वावलंबी न हो पाना व्यक्ति की, समाज की और राष्ट्र की पिछड़ेपन का कारण है। और मैं समाप्ति की तरफ चलूंगा। तो मैं विवेकानंद जी से जब लोगों ने पूछा शिक्षा की परिभाषा, तो हम लोग तो वो पढ़े हुए हैं कि शिक्षा, मैं किसी बात को परिभाषित नहीं करता, मगर बात शिक्षा की हो तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा बालक के अंतःकरण में निहित शक्तियों की व्यक्ति है। ये विवेकानंद जी की ये संपूर्ण परिभाषा है। लेकिन उन्होंने जब शिक्षा पे ही कहा था कि एक अलग कहा था कि वो शिक्षा भी शिक्षा कहलाने के लायक है जो बालक के भुजाओं में लौह के समान शक्ति उत्पन्न न कर दे। वह शिक्षा भी शिक्षा कहलाने लायक है कि जो उसके अंदर सिंह के समान साहस उत्पन्न न कर दे। और वो शिक्षा शिक्षा कहलाने की अधिकारी है जो बालक को आत्मनिर्भर स्वावलंबन न बना पाए। तो इस प्रकार की विवेकानंद जी की भी विचार भी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से महात्मा गांधी के विचार हैं। सबसे बड़ी, और मैंने उदाहरण दिया अब्दुल कलाम की, और उन्होंने एक जगह ये कहा भी था कि हमें अगर विदेशों से अगर कुछ लेना है, यदि हमें विदेशों से कुछ लेना है तो हमारे पास शिक्षा बहुत है, हमारे पास संस्कृति हमारी बहुत श्रेष्ठ है। हमें किसी की शिक्षा, हमें किसी की संस्कृति, हमें किसी की भाषा, ये तीन चीजें नहीं लेनी है। और गांधी जी पे मैंने आप लोगों को जो मैंने सिद्धांतों में उनके बेसिक शिक्षा जो मैंने बताई थे, आप लोग वहाँ पे चलेंगे तो गांधी जी ये सभी शिक्षा शास्त्री जो भारतीय पृष्ठभूमि के हैं, जो इंडियन थिंकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं, उनका इन तीनों पे एक समान मत मिलेगा। मैं आपको धीरे धीरे चार पढ़ाना है, मैं चारों बताऊंगा और आपको ये प्रूफ भी करूंगा कि चारों के मत के अलावा अन्य जो भी होगा, मेरे मस्तिष्क में जितने भी बातें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। सबके मत यहाँ पे एक समान है कि हमें अपनी भाषा पे गर्व है। हमारी भाषा विश्व की सबसे श्रेष्ठतम भाषा है। वैज्ञानिक, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भाषा पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता के आगे आज संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। मैं क्लास में बताया था संस्कृत भाषा के अभी के विद्वान खोजे जा रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी वहाँ पे जो माइनर जो मिस्टेक हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज को लेके है, जो गणना को लेकर के है। और वो गणना संस्कृत भाषा में यदि कंप्यूटर बन जाए तो वहाँ पे इजेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सबसे ज्यादा कोई भाषा शुद्ध रूप से गणना करती है, विशेष रूप से अंतरिक्ष विज्ञान जो मूलतः गणित ही आधार है, वह संस्कृत वो आया है। खैर मुझे वहां नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें इन चीजों को नहीं लेना है। हमारी संस्कृति हमारी सर्वश्रेष्ठ है, हमारी भाषा हमारी सर्वश्रेष्ठ है, हमें हमारी शिक्षा हमारी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अभी जो लोग इस बात को काट देंगे कि हमारी आपकी शिक्षा ठीक नहीं है, मैं आपकी बात को खंडन नहीं करूंगा, मैं कोई तर्क भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं लगभग अभी तो 3 वर्ष से मैं तो गुलाम था ही, कई वर्षों के पहले से हमारे ऊपर तो आक्रमण ही आक्रमण हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उस पर तर्क नहीं करना है। हमारी शिक्षा भी हमारी श्रेष्ठ है, सिर्फ हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, जो कि विवेकानंद जी ने भी यही कहा था और एपीजे अब्दुल कलाम भी ने यही कहा कि हमें विदेशों से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ लेने की जरूरत है तो वो है टेक्नोलॉजी। बाकी हमारी भाषा, बाकी हमारी शिक्षा, बाकी हमारी संस्कृति वह विश्व की सब सर्वश्रेष्ठ और उन्नत है। सभी संस्कृतियां सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी संस्कृतियां उन्नत हैं, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की भाषा और भारत की शिक्षा पर अब विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और लोग इसको ये बातें कह रहे हैं वैश्विक परिदृश्यों से जैसे विचार आ रहे हैं, उस आधार पर मैंने इस बात को रखा। तो आज के लिए इतना ही।
हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को हम लोगों ने लगभग हम लोग ठीक तरीके से समझे। मैं समराइज कर दूं कि महात्मा गांधी जी के 4 विचार आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में रखिए कि गांधी जी के नंबर 1, 14 वर्ष तक के, 7 से उन्होंने 7 वर्ष से कहा था, लेकिन 14 वर्ष को आप लोग माइंड में रखिए। अगर 7 भूल जाए तो कोई बात नहीं, 14 लास्ट वाला सही है। 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा अग्रवाल समाज के रजत जयंती, जिसकी अध्यक्षता मन्ना नारायण अग्रवाल ने की थी, उस समय महात्मा गांधी ने विचार किया था 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जो 2020 की शिक्षा नीति आ गई, लागू हो गई, उसमें भी इस बात को स्वीकार किया शिक्षा का माध्यम, क्योंकि विचार मातृभाषा में ही आ सकते हैं। दूसरों के ऊपर रोब झाड़ सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन मौलिक विचार तो मातृभाषा में ही आएंगे। और आपकी मातृभाषा अंग्रेजी है तो आपके मौलिक विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर उसको एडॉप्ट किया है तो आप रटी हुई बातों को थोड़ा बहुत समझ के बोल सकते हैं, मौलिकता में आगे नहीं जा सकते हैं। प्रमाण के रूप में हम लोग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में छंटते जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरी महत्वपूर्ण, शिक्षा को किसी शिल्प से जोड़ दिया जाए, शिक्षा को किसी क्राफ्ट से जोड़ दिया जाए, शिक्षा को किसी कौशल से जोड़ दिया जाए, या डायरेक्ट मैं यूं कहूं कि शिक्षा को व्यवसाय, शिक्षा को कोई रोजगारोन्मुख, कोई ऐसा व्यवसाय जो उभरती हुई हो, उससे उसको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, जिसको हम लोग आज ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग के रूप में हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इन प्रकार के रूपों इत्यादि के रूप में। और चौथा, 3 और चौथा हुआ कि इन चीजों के माध्यम से, इन शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना। बस ये महात्मा गांधी जी के आप लोग 4 विचारों को याद रखेंगे, इसी को आप लोग विस्तार कर देंगे। और सिद्धांत, उनके 5 जो मूल सिद्धांत, तो बहुत सी किताबों में अलग लिखा, लेकिन 5 मूलभूत सिद्धांत को समझिए। मैं इसको रिवीजन कर दिया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता, 4 हो गए। और 5 में हम जितने भी आप लोग उसको अन्य में देखेंगे, उसमें 5 को आप लोगों ने एक अपने तरीके से आप लोग जोड़ सकते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता। अब उनमें तो कई विचार हैं। अब वो जो 5वां विचार है उनका अलग अलग किताबों, तो उन विचारों में आप लोग अपने तरीके से जोड़ लीजिएगा। और ना तो मैंने गांधी जी पर कई वीडियो बनाए, कई बार उसमें आप लोग एक विचार को आप लोग स्वतंत्र हैं वहाँ पे आप लोग जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से मैं महात्मा गांधी जी पर अपने विचार, जितना मैं समझ सका महात्मा गांधी को, मैंने अपने विचार को रखे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और शेष फिर भी पूर्णता और संतोष मान कर बैठना, न ये गांधी जी को पसंद है और ना ये मुझे पसंद है। तो आपको किसी भी प्रकार की आपको अगर जिज्ञासा अगर आपकी बच गई तो आप लोग मुझे निसंकोच आप लोग हमें पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे आएगा मैं उसमें आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। बहुत बहुत